हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा पिछला टॉपिक हमने फिनिश किया था, सोशल अकाउंटिंग क्या होती है। सोशल अकाउंटिंग के बाद आज का हमारा टॉपिक है सोशल ऑडिट। ये एक छोटे लेवल का टॉपिक है, फिर भी मैं समझाना चाहूँगा। सोशल ऑडिट ये हमारा पहला टॉपिक है आज का। उसके बाद एक और टॉपिक है छोटा सा, PFMS, वो इसके बाद देखेंगे। पहले तो हमने बात समझी है सोशल अकाउंटिंग क्या होती है। सोशल अकाउंटिंग का क्या मतलब है, अगर कंपनी अपने लिए कोई प्रॉफिट अर्न कर रही है हमारे देश से, तो उसको कुछ प्रॉफिट का हिस्सा देश की डेवलपमेंट के लिए या देश की गरीबी हटाने के लिए या किसी और कॉज के लिए देना चाहिए जिससे देश की डेवलपमेंट होती है। उसको हमने समझा था सोशल अकाउंटिंग। अब सोशल ऑडिट को समझने का एक तरीका क्या है, देखो इसको दो तरीके से मैं समझाऊंगा, टू वेज। क्योंकि एक्चुअली में सोशल ऑडिट का क्या मतलब होता है। सोशल ऑडिट का मतलब हो गया, ऑडिट का मतलब भी मैंने आपको समझाया। ऑडिट मतलब किसी की तुम्हें सरप्राइज चेकिंग करनी हो या किसी का तुमको रेड करनी हो किसी के ऊपर, उसको हम बोलते हैं ऑडिट। सोशल का क्या मतलब हो गया, सोशल मतलब सबकी भलाई के लिए। तो देसी भाषा में मतलब क्या हो गया इन दो वर्ड्स को मिला के, कि अगर कोई कंपनी सोशल कॉज के लिए या दान धर्म के लिए पैसा नहीं दे रही है और अच्छा खासा मोटा पैसा इंडिया से कमा रही है, पर सोशल डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं दे रही है, उसकी हमें चेकिंग करनी है, उस तरीके को हम बोलते हैं सोशल ऑडिट। मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल कोई एक बड़ी कंपनी है रिलायंस, रिलायंस बोलती है कि हम सोशल अकाउंटिंग के लिए, या जो मैंने आपको समझाया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे हम 50 करोड़ रुपया इंडियन गवर्नमेंट को दे रहे हैं ताकि वो कोविड के लिए दवाइयाँ ले पाए या कोविड के लिए खर्चा कर पाए। पर एक्चुअली में वो 50 करोड़ दे नहीं लिए, खाली उसने बोला, पर उसके बाद उसने दिया उतना नहीं, दिया कम। तो ऑडिट मतलब किसी कंपनी की चेकिंग की जाती है कि आप सोशल डेवलपमेंट के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। सोशल ऑडिट का मतलब क्या हो गया, इंस्पेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सोशल अकाउंटिंग। मतलब जो सोशल अकाउंटिंग में हमने समझा था, इस चीज के लिए पैसे देना चाहिए, तो जो कंपनी उसके लिए पैसा नहीं दे रही है उसके ऊपर जांच होगी, उसकी तलाशी होगी कि सच में वो दे रही है कि नहीं दे रही है। पर एक्चुअली में मेरे को जो लगता है कि जो आपके सिलेबस में पूछा उसने इस तरीके से नहीं पूछा, उसके पूछने का अलग मतलब है। आपके जो सिलेबस में डाला है उस सोशल अकाउंटिंग का टॉपिक, वो आपसे कुछ और चीज पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले आज तो हम बात करेंगे कि हमारा प्रोफाइल किस चीज के लिए हम इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो हमारा मेन कोर सब्जेक्ट है वो है अकाउंट असिस्टेंट। अब अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में सोशल ऑडिट का क्या लिंक है आपस में, तो उसके लिए मेरे को पूरी कहानी समझानी पड़ेगी। कहानी इस तरीके से है, ये वाला मेरे को लगता है इस तरीके से वो नहीं पूछना चाह रहा आपसे। अब किसी चीज को समझने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका कि इसके नाम का मतलब है सोशल ऑडिट, यानी सोशल कॉज के लिए या सोशल अकाउंटिंग अगर अच्छे से नहीं हो रही है उसके लिए जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं सोशल ऑडिट। पर उसने इस तरीके से नहीं पूछा आपसे, वो किसी और अच्छे तरीके से आपसे पूछना चाह रहा है कि आपकी जॉब के हिसाब से सोशल ऑडिट का क्या मतलब है। ब्रॉडली अगर मैं बोलूं आपको कि इंडिया में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। करेक्ट है। इंडिया में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पर एक छोटा सा लेवल और है जिसको हम बोलते हैं विलेजेस, या मॉडिफाइड फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं पंचायत। विलेजेस में भी अपने हिसाब की कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको हल करने के लिए एक गांव लेवल पे भी एक गवर्नमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पंचायत। तो एक्चुअली में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत। अब हिसाब किताब कैसा बैठता है कि कई सारी स्कीम्स के लिए, कई सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए
स्टेट गांव को कुछ पैसा देता है। गांव को यानी गांव के अंदर पंचायत है। पंचायत का स्ट्रक्चर भी कैसा है, पंचायत के अंदर भी 3 टायर मॉडल चलता है, मतलब 3 बॉडीज होती हैं। एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होती है ब्लॉक लेवल पे, एक होती है विलेज लेवल पे। तो पंचायत के अंदर भी 3 डिवीजन है। तो हमें बात समझनी है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गांव के डेवलपमेंट्स के लिए या पंचायत की डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, तो उस 500 में से कुछ पैसा किसको मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा, कुछ ब्लॉक को मिलेगा, कुछ गांव को मिलेगा। और सबके अपनी अपनी बॉडी होती है। डिस्ट्रिक्ट में हेड कौन होता है, डीसी। ब्लॉक में कौन होता है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और गांव में पंच सरपंच हेड होते हैं। तो अब जो स्टेट ने पैसा दिया गांव को, क्या वो जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए उसने दिया उस डिस्ट्रिक्ट में उतना पैसा गया, जिस गांव के लिए उसने पैसा दिया स्टेट ने उस गांव में वो काम हुए, रोड्स बने, स्कूल्स बने। तो अपना ये हमें चेक करने के लिए हिसाब किताब इसलिए जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा है वो सही जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट ने 500 करोड़ पंचायत को दिया, पर एक कोई जिस जगह का कोई पंच है, किसी गांव का कोई पंच है, उस गांव के लिए 100 करोड़ आया, उस पंच ने 50 करोड़ अपने पास रख दिया और 50 करोड़ काम में लगा दिया। तो ये 50 करोड़ जो उसने एक हिसाब से चोरी कर ली या गफला कर दिया, इसको कौन पकड़ेगा? इसके लिए अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट को बनाया गया है, जो कि जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं कि अगर स्टेट से किसी डिस्ट्रिक्ट को पैसा आया और डीसी ने पैसा खा लिया, उस चीज की जांच पड़ताल की, वो पैसा कहाँ है, कितना पैसा आया था, कितना इस्तेमाल हुआ, कितना किसी ने चोरी कर लिया, गफला कर लिया, वो काम है अकाउंट असिस्टेंट का। और उसी के अंदर जो प्रॉपर टॉपिक है जिसका हम नाम दिया मैंने सोशल ऑडिट। ये छोटा सा टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें जांचना है। सोशल ऑडिट का मतलब है कि सेंटर से जो गांव को पैसा आ रहा है या किसी स्टेट को पैसा आ रहा है, वो एक अपना हिसाब है, पर स्टेट से पंचायत को जो पैसा आ रहा है वो पैसा सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, उसकी जांच पड़ताल के लिए एक ऑडिट किया जाता है जिसको हम सोशल ऑडिट बोलते हैं। और सोशल ऑडिट करने का जिम्मेदार या बंदा कौन सोशल ऑडिट करता है, उसको हम अकाउंट असिस्टेंट बोलते हैं, जो कि आपकी पोस्ट इन्होंने क्रिएट की। तो इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है समझने वाला। सोशल ऑडिट का मतलब ही यही हो गया कि आपको इंस्पेक्ट करना है। Account assistant are the authorized person that are responsible to check whether the money of the state government goes in right hands or not. That's it. ये काम है हमारा सोशल ऑडिट का। और आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है PFMS, जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। तो सोशल ऑडिट में आपको बस इतनी अंडरस्टैंडिंग करनी है, इसका कोई नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, ना इसका कोई थ्योरी की जरूरत है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो PFMS है। PFMS फुल फॉर्म पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखनी है, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS हम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब PFMS क्या है, PFMS की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए पहले बेस बिल्डिंग जरूरी है। अब हम वापस आ जाते हैं उसी कंसेप्ट पे कि इंडिया में जो भी पैसों का हिसाब किताब या फिर पैसों को रेगुलेट करना है, वो काम किसका है, गवर्नमेंट का। कि गवर्नमेंट पैसे का आना जाना, फ्लो को, पैसे के फ्लो को कंट्रोल करती है। अब गवर्नमेंट के पास हर बंदे को अगर अपना बिजनेस चलाना है या अपना काम धंधा चलाना है, तो 2 तरीके का सिस्टम होता है, एक हो गया इनकम, एक हो गया खर्चा। तो पहली बात हमें समझनी है कि गवर्नमेंट हमसे
हमसे गवर्नमेंट कमाई कैसे करती है, गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है, रेवेन्यू। वो लेती कैसे, वो देखेंगे। रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट हमसे कई तरह के टैक्स वसूलती है, कई तरह के पैसे हमसे अर्न करती है, जिसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट हमसे क्या अर्न करती है, रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट हमसे पैसा इकट्ठा करेगी, उस पैसे का गवर्नमेंट क्या करेगी, हम ही पे खर्चा करेगी, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो चाहे तुम्हें छोटे लेवल पे कोई बिजनेस करना हो या बड़े लेवल पे करना हो या देश चलाना हो, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट चला रही है, तो कोई भी बिजनेस चलाने का दो मेन रूल होता है। एक जगह से पैसा आएगा, मैंने मान लो कुछ ग्राहकों से पैसा इकट्ठा किया या पैसा कमाया, उस पैसे से मैं दोबारा नया जाके स्टॉक डालूंगा, नया जाके सामान लेके आऊंगा, फिर आगे जाके वापस और ज्यादा ग्राहकों को बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा। बेसिक यही होता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास कुछ सोर्सेस है रेवेन्यू इकट्ठा करने के, यानी पैसा इकट्ठा करने के कुछ इन्होंने तरीके बनाए हैं। पैसा इकट्ठे करने के बाद इन पैसों का क्या करते हैं, ये खर्चे करते हैं। किस तरह से खर्चे करते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पहले बेसिक बात समझ आ गई कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, कोई देश कैसे चलता है। कोई गवर्नमेंट ने तरीका रखा होता है कि रेवेन्यू कमाने का ये तरीका और खर्चा करने का ये तरीका। अब पहले हमें समझना है कि रेवेन्यू गवर्नमेंट किस तरीके से कमाती है। गवर्नमेंट के पास एक ही सोर्स है जिससे गवर्नमेंट इनकम कमाती है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स। इंडिया में दो तरह के टैक्स हैं, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो गवर्नमेंट कैसे कैसे हमसे इनकम कमाती है, इनकम कमाने का सोर्स जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू इकट्ठा करती है, इनकम कमाती है, एक ही बात है। और दूसरा गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये हम पे कुछ खर्चे भी करेगी। अब रेवेन्यू या इनकम कमाने के दो तरीके, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी कौन है जो इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करती है? उस बॉडी का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये एक ऐसी बॉडी है या एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करती है। मतलब डायरेक्ट टैक्स कितना या किस किस से कितना परसेंट लेना है, किस हिसाब से वसूली करनी है, जो भी सिस्टम है डायरेक्ट टैक्स को लेके वो कंट्रोल करने वाली इंडिया में बॉडी कौन सी है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करने वाली बॉडी का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं। हो सकता है अकाउंट्स में नहीं आए पर इकोनॉमिक्स में आ जाए, पर चीज लिंक है। तो गवर्नमेंट हमसे क्या चीज करती है? गवर्नमेंट हमसे इनकम कमाती है। इनकम कमाने का तरीका क्या है गवर्नमेंट के पास? टैक्स। और गवर्नमेंट किस दो तरीकों से हमसे टैक्स वसूलती है, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ने क्रिएट की है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, उसके लिए भी बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट हम पे कैसे कैसे खर्चा करती है। सबसे पहले गवर्नमेंट हम पे कैसे खर्चा करती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने, जैसे ये अभी महामारी का टाइम चल रहा है, गवर्नमेंट चाहती है हर गरीब इंसान के अकाउंट में मैं महीने के 2-2 हज़ार रुपए डालूं। पर गवर्नमेंट को क्या सच में पता है कि ये पैसा सच में उस गरीब को पहुंच रहा है कि नहीं? तो आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया है, डायरेक्ट उस गरीब बंदे का अकाउंट नंबर लेगी और डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डालेगी। तो गवर्नमेंट वो खर्चा ही कर रही है अपने से, गवर्नमेंट की जेब से तो पैसा जा रहा है, पर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जहां पे सीधा गरीब के खाते में पैसा जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का क्या मतलब है? सीधा जिस तक पैसा पहुंचाना चाहती है सरकार, सीधा उस बंदे के अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो एक तरीका ये है गवर्नमेंट का खर्चा करने का। दूसरा तरीका क्या,
गवर्नमेंट कई सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, जैसे कि गवर्नमेंट रोड्स बना रही है, गवर्नमेंट ब्रिजेस बना रही है, गवर्नमेंट रेलवेज को ज़्यादा डेवलप कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गवर्नमेंट कोई भी काम करे, डैम वगैरह, ये सारे में गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, हम ही से उसने पैसा इकट्ठा किया और हमारी ही डेवलपमेंट के लिए आगे पैसे का खर्चा किया जा रहा है। तो बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम भी आपको समझ आ गया, डेवलपमेंट। और लास्ट एक चीज और बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी मैंने आपको पहले समझाया है कि जैसे कोई सिलेंडर 1000 रुपए का कोई कंपनी दे रही है तो हम उस टाइम 1000 रुपये पे करते हैं, पर गवर्नमेंट 200 रुपये या 300 रुपये हमारे अकाउंट में वापस डाल देती है। वो गवर्नमेंट की तरफ से हमारी हेल्प है। तो सब्सिडी भी गवर्नमेंट का खर्चा, जो गवर्नमेंट इस तरह इनकम कमाती है, रेवेन्यू कमाती है और इस तरह से हम पे खर्चा करती है। अब दिक्कत वाली बात यहाँ पे क्या आ गई, अभी तक तो सारा प्रोसेस स्मूथ चल रहा था, पर ये सारे खर्चे और इनकम अभी तक ये सिर्फ कागज पत्रों में है कि क्या पता हम सही गवर्नमेंट जहां पे खर्चा करने के लिए बोल रही है, क्या सच में वहां पे खर्चा हो रहा है, वहां तक पैसा पहुंच रहा है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आज से 20 साल पहले जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम था वो बड़े पुराने तरीकों पे चलता था, यानी बैंकों में जो भी चीजें की जाती थी वो किसी प्रॉपर डायरीज में, बड़ी बड़ी डायरीज में नोट की जाती थी। तो पर आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया। पहले जब पैसे जमा करवाने हैं वहां पे पूरी किताब में देखा जाएगा, आपका अकाउंट नंबर, आपका जो भी प्रोसेस, आपका नाम, आपका फादर्स नेम पूरा चेक करके, मतलब बड़ी बड़ी डायरीज होती थी। पर आजकल सारा कुछ कंप्यूटर में फिटेड है, यानी आजकल चीजें मॉडर्न हो गई हैं, तो डायरेक्ट वक्त की भी बचत होती है। वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी था कि गवर्नमेंट जो कमाई कर रही थी वो भी कागज पत्रों में थी। चलो ठीक है, कमाई तक तो ठीक है, पर गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट ने कई सारे गरीबों को 1000 रुपए कहा कि हम देंगे, गवर्नमेंट ने तो दे दिए, पर क्या वो उन गरीबों तक पहुंचे, या बीच में ही एजेंट्स ने खा लिए, या किसी गवर्नमेंट ने खा लिए, या किसी नेता ने खा लिए, गवर्नमेंट को नहीं पता चलता था। और आगे जैसे ये तुम्हें मैंने बताया डेवलपमेंट के जो गवर्नमेंट काम कर रही है, मतलब रोड्स बनाने के लिए किसी स्टेट को पैसा दे रही है, ब्रिजेस बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, क्या वो पैसा सही जगह पहुंच रहा है, या बीच में ही लोग करप्शन कर ले रहे हैं उस पैसे का, या फिर सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, किस तक सब्सिडी पहुंच रही है, किस तक नहीं पहुंच रही है। तो गवर्नमेंट को हिसाब किताब नहीं समझ आ रहा था कि जो पैसा हम खर्चा कर रहे हैं क्या वो सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये सारी चीजों को हम इन कागज पत्रों में नहीं रहने देंगे, इनको हम कैसे ले आएंगे, इनको हम ऑनलाइन ले आएंगे। तो ये सारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, अपना खर्चा किस किस पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं उस सिस्टम को हम क्या करेंगे, डिजिटलाइज कर देंगे। मतलब कोई एक ऐप बनाएंगे या कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि किसको हम कितना पैसा दे रहे हैं वहां पे हमें आइडिया हो जाए। तो वो नया सिस्टम, वो ऑनलाइन सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट के खर्चों का पल पल का हिसाब किताब दिखाई देता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं पीएफएमएस। यानी कोई एक ऑनलाइन वेबसाइट है पीएफएमएस, वहां पे आपको दिखाई देगा कि आज सुबह सुबह 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक गवर्नमेंट ने किसके खाते में कितना पैसा डाल दिया। इस महीने गवर्नमेंट ने कोविड की मदद करने के नाम पे गरीबों को कितना पैसा दे दिया, सारा हिसाब किताब देखेगा। बट इट इज ऑनलाइन, कोई भी बंदा देख सकता है। तो ना तो गवर्नमेंट को कंफ्यूजन है कि हमने कितना पैसा खर्चा किया है, और जिन तक पैसा पहुंचना था वो भी पहुंच रहा है। प्लस अगर मान लो मैं भी जानना चाहता हूं एक आम नागरिक होने के नाते कि मेरी गवर्नमेंट मेरे देशवासियों के लिए क्या कर रही है, तो मेरे को भी वहां पे प्रॉपर सारा सिस्टम दिख जाएगा। तो देसी भाषा में बोला जाए, गवर्नमेंट किस किस पे कितना खर्चा कर रही है, उस सिस्टम को पहले पुराने टाइम पे हम कागज पत्रों में करते थे, अब हमने उसी सिस्टम को क्या कर दिया, डिजिटलाइज। तो देसी भाषा में बोला जाए, द न्यू मॉडर्न प्लेटफॉर्म which shows how much expenditure government has done on its countrymen, that platform is known as PFMS. तो I think थोड़ा थोड़ा तो समझ आ गया होगा। अच्छे से डेफिनेशन वाइज इसका तो हमने सब कुछ सारे नोट्स वगैरह सारे लिखने हैं, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ये थोड़ा मैंने बेस बिल्डिंग के लिए चीज़ बताई।
अब हम पीएफएमएस के बारे में पहले शॉर्ट में मैं एक दो लाइनों में लिखूंगा जिस तरह मैंने आपको समझाया, फिर हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। पीएफएमएस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले सारा डाटा जो क्या था किताबों में लिखा जाता था या रफली था या आइडिया में था, कोई प्रॉपर हिसाब किताब नहीं था। तो गवर्नमेंट को लगा कि हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है, हमें कुछ ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां पे ये सारा हिसाब किताब डिजिटल फॉर्म में हो जाए, ताकि हम भी देख पाए और हमारे देश का नागरिक भी देख पाए। तो हमें हमारे देश को जरूरत पड़ी ऐसे सिस्टम की। कैसा सिस्टम? एक ऐसा डिजिटल सिस्टम टू चेक एक्सपेंडिचर, मतलब एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जिसमें हमें प्रूफ मिल जाए कौन सा पैसा कहाँ हमने खर्च किया, सच में उस बंदे तक पहुंचा। ये मैंने अपनी भाषा में लिखवाया, डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ। जहां तक जिस भाषा में मैंने समझाया मैंने उसको ब्यूरे की फॉर्म में लिख दिया, नोट की फॉर्म में लिख सकते हो तुम, डेफिनेशन मैंने नहीं लिखवाई अभी। तो यानी पीएफएमएस क्या है? एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे गवर्नमेंट किस किस बंदे पे, किस किस ऑर्गेनाइजेशन पे, किस किस जात पात पे किसको कितना खर्चा कर रही है, वो सारा वहां पे दिखाई दे रहा है। अब पीएफएमएस के बारे में थोड़ी हमें कहानी समझनी है कि पहले इसका नाम पीएफएमएस नहीं था। जब ये स्कीम आई थी, इसका ओल्ड नेम क्या था ये आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पीएफएमएस का ओल्ड नेम क्या था? इसका ओल्ड नेम था सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरी सिस्टम। CPSMS, ये इसका पुराना नाम था और ये लॉन्च किया गया था। ये सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरी सिस्टम लॉन्च्ड इन 2008। 2008-9 फाइनेंशियल ईयर में ये स्कीम लॉन्च की गई थी और ये सारी स्टेट्स में लॉन्च नहीं की गई थी, कुछ ही स्टेट्स में लॉन्च की गई थी। खाली 4 स्टेट में लॉन्च की गई थी, ओनली 4 स्टेट्स। चारों के नाम मैं लिख रहा हूं यहां पे। पहले आ गई मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, मिजोरम। इन 4 स्टेट में ये स्कीम लॉन्च कर दी गई थी, खाली देखने के लिए कि क्या चीज ये सक्सेसफुल है, क्या हम सारे अपने एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड्स को एक ऑनलाइन जगह पे सेटअप कर सकते हैं। और 2008-9 में जब ये लॉन्च किया गया, इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी सक्सेस मिली और बाद में गवर्नमेंट ने बोल दिया हम इसको पूरे इंडिया लेवल पे लॉन्च करेंगे और इसका नाम क्या रख दिया गया? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये 2013 में इसका नाम पड़ गया ये, और 2013 में ये पूरे इंडिया में हर स्टेट के लिए ये चीज़ मैंडेटरी हो गई कि हर स्टेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को कोई भी चीज प्रोवाइड कर रही है, कोई भी हेल्प प्रोवाइड कर रही है, कोई भी पैसा दे रही है, उसका रिकॉर्ड पीएफएमएस में होगा। पीएफएमएस मतलब एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किस स्टेट को कितना पैसा दे रही है, किस स्कीम के लिए कितना पैसा दे रही है, सब कुछ मॉनिटर होगा। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पीएफएमएस की। ये आपको मैंने स्टोरी बता दी। ओल्ड नेम 2008-9 में CPSMS 4 स्टेट्स में लॉन्च किया गया, 2013 में पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया गया और अब से इसका नाम पड़ गया पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पहले ये था, अब ये है पीएफएमएस। पीएफएमएस क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म यानी कोई एक ऐसी वेबसाइट है जिसका काम क्या है? विच मॉनिटर्स प्रोग्राम in social sector and track funds disbursed।
मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किस चीज़ को मॉनिटर करता है कि जो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई गई हैं लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनका क्या हिसाब किताब चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कितनी सक्सेसफुल है, कितने गाँव तक या कितने किलोमीटर तक गवर्नमेंट ने सड़कें बना चुके हैं, या हेल्थ के लिए कोई स्कीम गवर्नमेंट ने खोली है, उसके तहत कितने लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी मिल रही है। और साथ में गवर्नमेंट ये भी देखती है कि जो जो जिस जिस स्कीम के लिए मैंने कितना पैसा दिया है, कहाँ तक कितना पैसा कंट्रीब्यूट हुआ है, कितना पहुंचा, यहाँ पे ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा। इसको हम बोलते हैं PFMS। आगे पूछता है कि PFMS के बारे में ये बताओ, इस चीज को रेगुलेट कौन करता है या इस चीज को कंट्रोल कौन करता है। PFMS की जानकारी को कौन कंट्रोल करता है, इस प्लेटफॉर्म को। अगला पॉइंट हमने बना के लिखना है PFMS में, it is a web based online software कि ये क्या चीज है, ये एक इंटरनेट द्वारा चलाया जाने वाला ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है, मैंने आपको बता दिया। लास्ट पॉइंट इसमें, इसको कंट्रोल और इंप्लीमेंट कौन करता है, इस वेबसाइट को इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक शाखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीमेंटेड बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में CGA बोलते हैं। और ये किसकी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक छोटी सी शाखा है। और अगर पूछे कि PFMS वेबसाइट को या इस प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने वाला कौन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक हिस्सा। आप इंटरनेट पे गूगल पे PFMS खोल के देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो आपको थोड़ा सा भी डाउट रह गया। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया वैसे भी, और PFMS सिर्फ 2-3 मिनट का एक फाइनल रिवीजन टाइप का 1-2 पॉइंट्स और रह गए हैं, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।